Hi everyone. So in this video we will see last chapter of Unit 1 Wisdom and Wit and Wisdom. इसका हम 2 चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें चैप्टर 1 स्टोरी थी और चैप्टर 2 जो है एक पोएम थी, तो वो भी हमने पढ़ लिया था और एक्सरसाइज भी देख ली थी। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो प्रीव्यू यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरीके से नोट्स रहेंगे। नोट्स फ्री नहीं है तो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिएगा। इसमें बुक की एक्सरसाइज, नोट्स के साथ साथ बुक की एक्सरसाइज, साथ ही साथ ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और प्रैक्टिस सेट में ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और अदर जो होता है जैसे सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। ओके, राइटिंग सेक्शन भी है जिसमें कि लेटर वगैरह या पैराग्राफ जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर का है वो आपको दिया गया है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सारी चीजें प्रैक्टिस कराई गई है। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा विजडम पेव्स द वे। विजडम यानी जो बुद्धिमानी होती है, अगर आप बुद्धिमानी से अच्छे से चीजें सोचे, किसी चीज का हल निकालें तो काम बहुत आसान हो जाता है। आगे कुछ भी करने के लिए हमें रास्ता आसानी से दिखने लगता है। ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि कैसे बुद्धिमानी से कुछ लोगों ने कितनी बड़ी पोजीशन हासिल की या क्या चीजें हुई, तो आगे स्टोरी जैसे जैसे हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं स्टोरी को। स्टोरी रीड करने से पहले यहाँ दिया हुआ है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कुछ क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर देखने हैं। पहला है व्हाई डू वी सीक एडवाइस ऑफ एल्डरली इन आवर फैमिली, शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। हम अपने बड़ों से, बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घर में या बड़े जो होते हैं फैमिली मेंबर्स में, उनसे हम हमेशा एडवाइस क्यों लेते हैं, अपने थॉट्स बताने आपको। सो वी सीक एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस एंड विजडम गेन ओवर टाइम। उनकी लाइफ में समय के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी जो बुद्धिमानी है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सो उनका जो गाइडेंस है वो हेल्प करता है हमें बेटर डिसीजन लेने में और गलतियां ना करें। हम किसी सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई हमसे गलती ना हो, उसमें हेल्प मिलती है, इसीलिए हम उनसे एडवाइस लेते हैं। देन नॉलेज इज अबाउट लर्निंग फैक्ट। नॉलेज यानी ज्ञान क्या होता है, जैसे अभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें आपको नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है ना, तो फैक्ट्स को सीखना वो होता है नॉलेज, ज्ञान होता है और इंफॉर्मेशन के बारे में जानना। लेकिन विजडम क्या होता है? विजडम यानी बुद्धिमता, मतलब जब आप अपना माइंड यूज कर रहे हैं तो जब हम इस नॉलेज को, जो हमने नॉलेज सीखा, कुछ भी इंफॉर्मेशन सीखा, उसको हम गुड जजमेंट के साथ यूज करते हैं, सही से उपयोग करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है विजडम। तो नॉलेज और विजडम में फर्क होता है। नॉलेज होता है फैक्ट्स के बारे में सीखना और मतलब लर्न करना, और विजडम होता है कि उस लर्निंग को सही थॉट के साथ यूज करना। ओके, तो यहाँ पर पेयर में आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इनको आपको रीड करना है और बताना है कौन सा नॉलेज है और कौन सा विजडम है। जैसे कि एक आपको करके यहाँ दिया हुआ है। पहला जो है, रियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट केयर हेल्प्ड हर ग्रो अ हेल्दी वेजिटेबल गार्डन इन हर बैकयार्ड। रिया के पास जो नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी प्लांट्स के बारे में, उस समझ ने हेल्प किया रिया को अपने बैकयार्ड में, मतलब घर के पीछे जो आंगन होता है वहां पर वेजिटेबल्स उगाने में उसकी मदद मिली। तो ये नॉलेज है ना, उसने किसी चीज की नॉलेज इकट्ठा की। सेकेंड है मिस्टर कुमार वैल्यूज टाइम विद फैमिली ओवर चेजिंग वेल्थ। मिस्टर कुमार जो है वो पैसे को ज्यादा महत्व नहीं देते, उसके ऊपर वो अपनी फैमिली को रखते हैं। तो ये क्या है? विजडम है। ओके, देन विजडम है क्योंकि बुद्धिमता है, पैसे तो कमा ही रहे हैं लेकिन फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है। करुणाज एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेल्प हर डेवलप अ सक्सेसफुल ऐप। तो ये क्या है? नॉलेज है कि करुणा ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज हासिल की जिसकी वजह से उसने एक सक्सेसफुल ऐप बनाया। देन रोहन अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड क्रिएटेड अ टाइम टेबल टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट सिस्टमैटिकली। रोहन ने समझा किन चीजों को, टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू को समझा और उसने एक ऐसा टाइम टेबल क्रिएट किया जिससे वो अपने असाइनमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट कर सके। तो ये क्या है? फोर्थ वाला विजडम है। ठीक, देन रमेश चूज टू फॉरगिव हिज फ्रेंड। देखो टाइम मैनेजमेंट के बारे में सब पढ़ते हैं तो वो हो गया नॉलेज, आपने पढ़ लिया। अब नॉलेज हासिल किया, उसमें लिखा था समय को ऐसे बांटो, सिस्टमैटिक तरीके से कैसे अरेंज करो, टाइम टेबल बनाओ। रोहन ने वो अप्लाई किया अपनी लाइफ में, यूज किया, तो वो क्या है? विजडम हो गया। ओके, नाउ
रमेश चूज टू forgive his friend for a misunderstanding. रमेश ने माफी देने का फैसला किया अपने दोस्त को, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके ऊपर। तो ये भी क्या है, बुद्धिमत्ता है। मिस विजयंती डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एट द कल्चरल फेस्टिवल। तो ये सिक्स्थ वाला क्या है, नॉलेज है। उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में नॉलेज है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, लेक्चर डिलीवर किया। तो ये सिक्स्थ हो गया। ओके, मतलब सिक्स्थ वाला नॉलेज हो गया। नाउ यहाँ एक पिक्चर दी गई है, इसे केयरफुली आपको देखना है और समझना होगा कि यहाँ हुआ क्या है। तो सभी बच्चे अलग अलग अनुमान लगा सकते हैं और आंसर भी सबके अलग अलग हो सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ क्रैक्स दिख रहे हैं वॉल में, खिड़की यहाँ टूटी हुई है, पेड़ पे एक बिल्ली बैठी है, यहाँ एक बंदर है और लोग आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ देखो ये सामान, दीवार में भी क्रैक है, यहाँ बर्तन वगैरह भी टूटे हैं। तो क्या हुआ होगा, इसमें सब अलग अलग सोच सकते हैं, है ना। तो यहाँ जैसे एक आंसर मैंने ये दिया है कि पिक्चर सजेस्ट दैट मैन हैज लॉस्ट हिज एनिमल। हो सकता है इस आदमी ने अपने जानवरों को खो दिया हो, उनके बारे में सर्च कर रहा हो, विलेजर से वो हेल्प मांग रहा हो, ये जो औरतें इनसे पूछ रहा हो। सिचुएशन अपीयर्स कंफ्यूजिंग एंड टेंस, कुछ टेंस सिचुएशन है। तो कहानी में आप ये सिंपल सा आंसर भी लिख सकते हो। और दूसरा यहाँ एक और दिया है, जैसे मुझे लगता है पिक्चर में ये दिख रहा है कि विलेज हाउस हैज डेवलप्ड लार्ज क्रैक्स इन इट्स वॉल, क्रैक्स आ गए हैं। देन अ मंकी इज सिटिंग ऑन द रूफ एंड अ कैट इज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांचेस। द विलेजर सीम्स वरीड एंड आर डिस्कसिंग द डैमेज, कि लोग जो है घबराए हुए हैं, आपस में जो डैमेज हुआ है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इट अपीयर्स दैट मंकी मे हैव जंप्ड ऑन द रूफ, ये हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि बंदर जो है छत पे कूदा है। कॉजिंग पार्ट ऑफ द हाउस टू ब्रेक एंड क्रैक, और हो सकता है बर्तन वगैरह जो टूटे हैं या कोई सामान जो नुकसान हुआ है वो बंदर की वजह से हुआ हो। तो कुछ भी पता नहीं है, इसमें सब अपने अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। ओके, नाउ ये हो गया हमारा, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। अब हम स्टोरी रीड करेंगे। ओके, तो सबसे यहाँ दिया हुआ है लेट अस रीड, कैरेक्टर्स के बारे में बताया। कैरेक्टर्स क्या होता है कि ये जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं, इसमें कौन कौन से व्यक्ति आपको आपके सामने आएंगे, कौन कौन से पात्र कैरेक्टर आपको दिखेंगे, वो बताया गया। तो लेट अस रीड, कैरेक्टर्स हैं, एक तो राजा होंगे जो एक युवा राजा हैं उज्जैन के। फिर 4 व्यक्ति इसमें नाम आपको बार बार सुनाई देंगे, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। फिर है एक व्यापारी होगा, मर्चेंट, जो व्यापार करते हैं वो। और 2 होंगे संतरीज, संतरीज यानी जो पहरेदार होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, पहरेदार। और अब ये जो सीन है ये कहाँ का है, सेटिंग यानी जो आपको सामने सीन दिख रहा है, नाटक हो रहा है, तो उसमें सीन क्या है, एक रास्ता आपको दिख रहा है जो उज्जैन की तरफ जा रहा है और थोड़ी दूर से ही आपको ये रास्ता दिख रहा है। देखो इस सीन की बात हो रही है, ये रास्ता जाता हुआ दिख रहा है आगे उज्जैन की तरफ। ये 4 दोस्त आपको जाते हुए दिख रहे हैं। 4 young men, रामदत्त, शिवदत्त, सॉरी यहाँ थे हम, विजिबल इन डिस्टेंस। देन लेटर किंग्स कोर्ट, बाद में राजा का दरबार आपको यहाँ स्टोरी में दिखाया गया है। ये वाला जब ये लोग चले जाते हैं सेकंड पार्ट में, ये वाला दरबार यहाँ पे दिखाया गया है। और वहां पे टेपेस्ट्री वगैरह की, राजा के दरबार में कपड़े पे बने हुए सुंदर सुंदर चीजों को लगाकर उसे सुंदर बनाया गया है। रिच टेपेस्ट्रीज, टॉल पिलर्स, पिलर्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे, रीगल डेकर। एंड द टाइम इज मिड डे, दोपहर का समय आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एडॉर्न यानी होता है ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर जो दिखता है उसे कहते हैं एडॉर्न। देन टेपेस्ट्री यानी कि बहुत सारा डेकोरेशन करके, हैवी हैवी जो वुवन कपड़े होते हैं बुनाई करके पिक्चर्स के साथ, पैटर्न्स के साथ बनाया जाता है, उसे टेपेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जब दरबार का सीन आएगा तो मैं आपको एक बार और दिखा दूंगी। चलिए अब सीन 1, पहले सीन की बात हो रही है, रोड टू उज्जैन। ये जो मैंने ये वाली इमेज बोली इसकी बात हो रही है। यहाँ पे रामदत्त, 4 यंग मैन है, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त आर वॉकिंग अलॉन्ग अ डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। उज्जैन की तरफ ये जो धूल से भरा हुआ रास्ता है उस पे ये लोग जा रहे हैं। दे अपीयर ट्रैवल वॉन अबाउट रिजोल्यूट, रेजोल्यूट क्या होता है, डिटरमाइन, मतलब बहुत दृढ़ निश्चय करके ये आगे जाते हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये मतलब थक चुके हैं फिर भी आगे जाते हुए आपको दिख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। देयर आईज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड, लूम्स अहेड मतलब होता है आगे की तरफ दिखना, ये उस सिटी की तरफ जो आगे की तरफ दिख रही है उधर की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। सन इज हाई, क्योंकि दोपहर का समय है तो सूरज जो है आसमान में बहुत ऊंचाई पर है। द डिस्टेंट नॉइज ऑफ बसलिंग, बसलिंग मतलब होता है बिजी, जो बहुत ज्यादा बिजी शहर में कैसे शोर शराबा होता रहता है ना, वो साउंड उनको धीरे धीरे फेंटली यानी हल्की हल्की आवाज आ रही है उन तक, मतलब वो अब सिटी के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रामदत्त, wiping his brow, we have journeyed far from home, yet the prospect of finding work still eludes us. Eludes मतलब होता है difficult to obtain, मतलब जो अभी तक नहीं मिल पाया हो। तो रामदत्त कहता है कि मतलब वाइपिंग हिज ब्राउज मतलब कि अपने माथे को पोंछते हुए, पसीना आ रहा है उसको तो पोंछते हुए कहता है
कि हम घर से तो बहुत दूर आ चुके हैं, जर्नी कर चुके हैं घर से बहुत दूर तक, फिर भी हमें कोई काम नहीं मिला है, काम अभी हम ढूंढ ही रहे हैं, और जो काम मिलने की आशा है वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, डिफिकल्ट हो रही है। हाँ, फिर हरदत्त जो है वो कहता है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, कितना समय हो चुका है, हमने अपने गांव को कब छोड़ा था, या गांव से हम कब निकले थे। तो शिवदत्त कहता है, आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक, परहैप्स इवन लॉन्गर। तो शिवदत्त कहता है कि मुझे लगता है कि लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, या उससे भी ज्यादा समय हो चुका होगा। तो रामदत्त कहता है 10 days टू बी प्रिसाइज, अगर मैं ठीक ठीक कहूं तो लगभग 10 दिन हो चुके हैं। और एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, हर एक जो अगला दिन आ रहा है वो पिछले दिन से बड़ा लग रहा है। जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो हमें पुराना जो समय है वो अच्छा लगने लगता है, चाहे वो पुराने समय में भी हमें प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी की प्रॉब्लम अगर बड़ी है तो पुराना वाला समय फिर भी हमें अच्छा लगने लगता है। तो देवदत्त कहता है, 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पैन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। तो देवदत्त कहता है, अगर हम बड़े लेवल पे देखें, बड़ी दृष्टि से देखें, तो 10 दिन बहुत कम समय है। हम जो सोच कर निकले हैं वो बहुत बड़ी चीज है, काम ढूंढने निकले हैं या लाइफ में कुछ करने निकले हैं, तो ये 10 दिन कोई ज्यादा बड़ा समय नहीं है। वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स टू wander बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बिफिटिंग ऑल 4 of us। अभी हो सकता है कि हमें और भी रास्ते ऐसे भटकने पड़े, और जगह जाना पड़े, हम चारों के योग्य कोई भी अगर काम मिलना है जो हम चारों को अच्छा लगे, तो उससे पहले हो सकता है हमें और भी ज्यादा दर दर भटकना पड़े। तो रामदत्त कहता है, इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, कि काश हम उज्जैन के जो राजा हैं उनसे मिल पाते, उनसे हमारी भेंट हो पाती। ऑडियंस विद द किंग मतलब राजा को हम सामना कर पाते। आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। तो मुझे पूरा विश्वास है, रामदत्त कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार अगर हम राजा से मिल जाए तो राजा पक्का हमारे जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसे पहचान पाएंगे, और हमें अपनी सर्विस में मतलब अपनी सेवा में अपॉइंट कर लेंगे, मतलब उन्हें जॉब मिल जाएगी। तो शिवदत्त कहता है, आई शेयर योर बिलीफ, मतलब मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तो देवदत्त कहता है, इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन। तो इंडीड मतलब होता है कि वास्तव में तुम लोग सही कह रहे हो, निसंदेह हमें इस आशा में एकजुट रहना चाहिए, मतलब यूनाइटेड होकर रहना चाहिए इस उम्मीद में, ताकि इसी कारण से तो हम उज्जैन की तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं कि कहीं हमें मौका मिलेगा कि हम राजा से मिल पाएंगे। सो हरदत्त कहता है, पॉजिंग थॉटफुली, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नॉट अ सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी। डिवाइस मतलब होता है सोचना, हेयर यहाँ पर मतलब है कि कुछ सोच रहे हैं, सोचना चाहिए या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हरदत्त जो है थोड़ा सा पॉज लेता है, रुकता है, और सोचते हुए कहता है, राजा के सामने हम जाना चाह रहे हैं, ये इतना आसान भी काम नहीं है, ये कोई आसान मौका नहीं, ऐसे आसानी से हमें मौका नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो देवदत्त कहता है, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, चलो पहले सिटी का जो गेट है, जो मेन अभी यहाँ पर आपको गेट दिख रहा है इस शहर का, उज्जैन का, पहले हम वहां पर तो पहुंचे, देवदत्त कहता है ना, फिर है वहां पर पहुंच जाए, वी कैन डेलिबरेट वंस वी आर क्लोजर। डेलिबरेट मतलब होता है टू थिंक केयरफुली, मतलब आराम से हम बैठकर ध्यान से विचार विमर्श करेंगे, सोच विचार करेंगे, एक बार जब हम सिटी के पास पहुंच जाएंगे तो। एज दे वॉक, रामदत्त नोटिस समथिंग ऑन द ग्राउंड। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो चलते चलते रामदत्त की जो नजर है वो जमीन पे पड़ी। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं बेटा, तो इनके मीनिंग तो दिए ही हुए हैं, साथ में मैं आपको बताते चल रही हूँ। कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, जर्नी मतलब क्या होता है कि यात्रा करना। ठीक है, मैं वर्ड मीनिंग नहीं बताती हूँ, बच्चे कहते हैं बताया करो, मुझे लगता है अब आप लोग 8th क्लास में 9th क्लास में आ रहे हैं तो वर्ड्स तो आप लोग खुद भी फाइंड कर सकते हैं, मैं समझा तो रही हूँ फिर भी। अब यहाँ पे हमने एक जगह पे प्रोस्पेक्ट देखा था, तो प्रोस्पेक्ट मतलब होता है उम्मीद, आशा। ओके, अब जैसे जैसे वर्ड आएगा मैं तभी आपको बता दूंगी। देन नेक्स्ट है स्पैन, मतलब होता है समय, कितना समय हो गया, है ना, वो ये रहा, देखो यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट स्पैन। ओके, तो नेक्स्ट पेज से मैं साथ के साथ बता दूंगी। अब यहाँ पर उनको किसको, रामदत्त को, है ना, रामदत्त कुछ देखता है जमीन के ऊपर, इस तरीके से चिन्ह बने हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिवदत्त कहता है, लुक देयर फ्रेंड्स, अ कैमल हैज पास दिस वे, द ट्रैक आर फ्रेश।
मतलब शिवदत्त ने कहा कि देखो यहाँ से ना एक ऊंट लग रहा है इस रास्ते से होकर गया है, उसके पदचिन्ह अभी भी बहुत फ्रेश हैं, जो पैरों के निशान है ना, ट्रैक्स यानी ये जो पैरों के निशान बने हुए हैं ये अभी भी बहुत फ्रेश है। फ्रेश मतलब अगर बहुत समय पहले के होते तो इनके ऊपर मिट्टी आ गई रहती है, दिखते नहीं, एकदम साफ दिख रहे, मतलब कोई ऊंट यहाँ से होकर गुजरा है। तो रामदत्त कहता है स्टडिंग द ट्रैक्स, रामदत्त ने ट्रैक्स को ध्यान से देखा, ट्रैक्स यानी पद चिन्हों को ध्यान से देखा, और उसने ऑब्जर्व किया एज वी कंटिन्यू दे मीट टेल्स अस मोर देन मीट्स द आई। मतलब हाँ, चलते चलते इन्हें ध्यान से देखते हैं कि आगे चलते हैं और ऑब्जर्व करते हैं इसको, ये हमें और जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमें उतना ही नहीं बताएंगे, उससे अधिक भी बता सकते हैं जितना पहली नजर में हमें ये दिखाई दे रहा है। अभी तो सिर्फ हमें ये ऐसे इस तरीके से प्रिंट्स दिख रहे हैं, ट्रैक्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर इनको हम ध्यान से देखें तो इसमें हम और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल्स ट्रैक। दे स्क्रूटनाइज every detail, exchanging glances but saying little। अब scrutinize मतलब क्या होता है, केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना। अब चारों मैन, जो चारों लोग हैं, वो चलते चले जा रहे हैं, बीच बीच में वो लोग कहीं कहीं पर ओकेजनली मतलब कभी कभी रुककर, देखो मीनिंग बता रही हूँ ना, आप यहीं पर लिख लेना है ना। ओकेजनली यानी कभी कभी वे रुककर और एग्जामिन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं जो ऊंट के पैरों के निशान है उसको। फिर वो स्क्रूटनाइज करते हैं, एक छोटी से छोटी डिटेल को भी ध्यान से देखते हैं। एक्सचेंजिंग ग्लांसेस, फिर एक दूसरे की तरफ वो ध्यान से ये सब ऑब्जर्व करते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, चुपचाप ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो रामदत्त कहता है आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पिक्यूलर अबाउट दिस कैमल। अब पिक्यूलर मतलब होता है विचित्र, कुछ अनोखा। ठीक है, रामदत्त कहता है कि मैंने कुछ अनोखा ऑब्जर्व किया है या पता लगाया है इस ऊंट के बारे में। तो शिवदत्त कहता है सो हैव आई, मैंने भी कुछ अलग पता किया है। तो हरदत्त कहता है नेक्स्ट, आई टू हैव नोटिस अ स्ट्रेंज डिटेल, मुझे भी एक स्ट्रेंज डिटेल पता चली है। स्ट्रेंज यानी क्या होता है, अजीब। ठीक है, अनोखी सी एक बात पता चली है। तो देवदत्त कहता है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहता है इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्न समथिंग यूनिक, लगता है कि हम सभी ने कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ विशेष इसके बारे में पता लगाया है। येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी जो खोज है, जो मैंने पता किया है, वो तुम सबकी खोजों से अनलाइक यानी अलग है। ठीक है, तो हरदत्त कहता है लेट अस रेस्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री एंड शेयर आवर फाइंडिंग्स, चलो वो बड़ा सा जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे हम विश्राम करते हैं और जो भी हमने पता लगाया, फाइंडिंग्स यानी जो भी हमने खोज की है, उसके बारे में शेयरिंग करते हैं, बताते हैं, एक दूसरे को डिस्कस करते हैं। बट वेट, समवन अप्रोचेस इन हेस्ट, हेस्ट यानी होता है हरी, जल्दीबाजी में, कि जल्दी में मतलब कि कोई, बट वेट मतलब रुको, कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी हमारी ओर अप्रोच हो रहा है यानी आ रहा है। तो शिवदत्त कहता है प्यूरिंग अहेड, इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल्ड। तो परस्यूड मतलब होता है चेस्ड, हियर यहाँ पे इसका मतलब है परस्यूड का कि चेस करना, भागना। ठीक है, तो शिवदत्त क्या कहता है, आगे की ओर ध्यान, पियरिंग मतलब आगे की तरफ झुककर, आगे की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है ये जो व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है ये मर्चेंट है। मर्चेंट यानी कि ये कोई व्यापारी है। ठीक है, व्यापारी है, ऐसा लगता है जैसे किसी मुसीबत ने उसका पीछा कर रखा हो तो वो भागता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो रामदत्त कहता है और मर्चेंट इंडीड, हाँ वास्तव में वो एक मर्चेंट ही है, व्यापारी ही है। एंड जजिंग बाय हिज काउंटेनेंस, काउंटेनेंस क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, जो उसका फेस पे एक्सप्रेशन है उसको देखते हुए वो कहता है, चेहरे के भाव देखकर, ही हैज लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, लगता है उसने कुछ ऐसी वैल्यू मतलब मूल्यवान कोई चीज खो दी है। परहैप्स हिज कैमल, लगता है उसने अपना ऊंट खो दिया है। द मर्चेंट पैंटिंग एंड डिस्ट्रेस्ड रीचेस द ग्रुप, ही पॉज टू कैच हिज ब्रेथ देन एड्रेसेस देम एंक्शियसली, मतलब कि व्यापारी वहां पर हाफता हुआ आता है, ये देख रहे हो, पेंटिंग मतलब हाफते हुए आता है और डिस्ट्रेस्ड यानी वरिड, टेंशन में उनके पास आता है और आकर वहां पर पॉज यानी रुकता है और रुक कर सांस संभालने के लिए क्वेश्चन रुकता है, फिर घबराहट में बोलता है। एड्रेस मतलब उन लोगों को कहता है, उनसे बात करने लगता है घबराहट के साथ साथ, एंग्शियस मतलब घबराहट। ठीक है, तो घबराते हुए उनसे कुछ बात करने लगता है, ये आप देख सकते हो। अब आगे देखते हैं। नाउ अब व्यापारी के बारे में कहा है ब्रेथलेसली, गुड डे काइंड सर्स। तो अब कहता है कि ब्रेथलेसली यानी हाफते हुए कहता है नमस्कार सज्जनों। ऑल फोर, चारों कहते हैं गुड डे ब्रदर, कि नमस्कार भाई। मर्चेंट कहता है आई सीक योर हेल्प, माई कैमल हैज गॉन एस्ट्रे, एस्ट्रे यानी अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ, कि सही रास्ता भटक जाना,
एस्ट्रे यानी भटकना। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा जो ऊंट है ना वो सही रास्ते से भटक गया है। हैव यू बाय चांस सीन इट? तो क्या आप लोगों ने उसे देखा है? तो रामदत्त कहता है, इज योर कैमल लेम इन वन लेग बाय एनी चांस? क्या तुम्हारा जो ऊंट है ऐसा हो सकता है कि वो एक पैर से लंगड़ा हो? और मर्चेंट कहता है सरप्राइज्ड, यस यस इट इज, कि हाँ आश्चर्य से कहता है हाँ हाँ बिल्कुल वो एक पैर से सही से नहीं चल पाता। तो शिवदत्त कहता है, इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई? और क्या वो दाई आंख से अंधा है, मतलब जो राइट साइड वाली उसकी आंख है वो खराब है? तो मर्चेंट कहता है प्रिसाइसली, यानी कि हाँ बिल्कुल सही, इट इज ब्लाइंड इन वन आई द राइट वन एज यू से। हाँ वो एक आंख से अंधा है, दाई आंख से उसको नहीं दिखाई देता है जैसा कि आपने कहा। तो हरदत्त कहता है, एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल? और क्या उसकी एक छोटी सी पूंछ है? तो मर्चेंट कहता है व्यापारी, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब होता है कि एकदम चकित होकर। यू डिस्क्राइब्ड इट परफेक्टली, यस इट हैज अ शॉर्ट टेल, कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसकी बहुत छोटी पूंछ है। तो देवदत्त कहता है, टेल मी सर, हैज इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक? मतलब देवदत्त ने पूछा कि सर आप मुझे ये बताइए कि क्या वह पेट दर्द की परेशानी में तो नहीं था? तो मर्चेंट कहता है व्यापारी, टेकन अबैक, मतलब हैरान होकर, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट? कैसे तुम ये जान सकते हो? द पुअर क्रिएचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ। जो मेरा ऊंट था, मतलब वो अपने ऊंट के बारे में कह रहा है कि बेचारा मेरा ऊंट यानी जानवर वो 2 सप्ताह से बीमार था। श्योरली यू आर अ हीलर, लगता है कि तुम निश्चित ही आपको हीलर होंगे, हीलर यानी वैद्य, जो डॉक्टर होते हैं वो होंगे। आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ यू कैन क्योर इट, मैं आपको पूरा जो आपका पैसा होगा क्योर करने का वो दे दूंगा, खुशी खुशी आपको दूंगा, आप उसको ठीक कर दीजिए। बट टेल मी वेयर इज माई कैमल, लेकिन प्लीज बताइए कि मेरा कैमल कहाँ है? तो रामदत्त कहता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज, हम तुम्हें नहीं बता सकते, हमें खेद है, हम ये जानते ही नहीं कि आपका ऊंट कहाँ है। ठीक है, अभी देखो चारों जो है वो इस मर्चेंट के साथ राजा के दरबार के अंदर जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्या हुआ तो आगे देखते हैं। शिवदत्त कहता है, वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, हमने तुम्हारे ऊंट को नहीं देखा है, एक बार भी नहीं देखा। तो व्यापारी कहता है, इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब गुस्से में, एंग्री होकर कहता है, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है? यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मेरा जो ऊंट है वो तुम्हारे सामने खड़ा था, फिर भी तुम डेयरिंग कर रहे हो कहने की कि तुमने उसको नहीं देखा है। यू आर डिसीवर्स, डिसीवर्स यानी होता है धोखेबाज, आप चारों क्या हो? धोखेबाज हो। यू मस्ट हैव स्टोलन इट, तुमने उसे चुराया होगा मेरे ऊंट को और उसे बेच दिया होगा। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, मैं ये मैटर सारा राजा के पास लेकर जाऊंगा। तो देवदत्त कहता है, यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, आप जैसा करना चाहते हैं, आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। अगर राजा डिजायर यानी इच्छा दिखाएंगे कि हम लोग उनके सामने उपस्थित हो, सो हम आ जाएंगे, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस बरगद के पेड़ के नीचे। ट्री यॉन्डर मतलब ओवर देयर, वहां जो बरगद का पेड़ है वहां पर वेट कर रहे हैं। तो व्यापारी कहता है, आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स, मुझे आपके शब्दों पे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर स्लिप अवे मतलब इसलिए नहीं छोड़ दूंगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा भागने का। यू शैल कम विद मी, तुम मेरे साथ आओ टू फेस द किंग, ताकि राजा का सामना कर सको। तो चारों कहते हैं, वेरी वेल वी शैल गो टू द किंग, बहुत अच्छी बात है, हम चारों राजा के पास चलेंगे। अब आगे देखते हैं। दे फॉलो द मर्चेंट टुवर्ड्स द सिटी गेट, सिटी गेट जो है सिटी का, शहर का, वहां पर वो मर्चेंट व्यापारी के साथ साथ जाते हैं, उसके पीछे पीछे। एज दे अराइव एट द पैलेस द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू अ सेंट्री, द सेंट्री लीड्स टू द मर्चेंट इनसाइड, लीड्स द मर्चेंट इनसाइड। उसके बाद वे व्यापारी के साथ नगर के द्वार की ओर चल पड़ते हैं। महल पहुंचने पर व्यापारी जो है तुरंत पहरेदार जो वहां पे खड़ा होता है उससे कहता है कि कुछ अर्जेंट है, तो पहरेदार जो है उसे अंदर ले जाता है, व्यापारी को अंदर लेकर चला जाता है। ठीक है, ये वाला सीन यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब आगे देखते हैं, पहला पार्ट हमने रीड कर लिया, लेट अस डिस्कस क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कंप्लीट द सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस, सुटेबल रीजन। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमें करके दिया हुआ है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। शिवदत्त सेड, शिवदत्त ने कहा, आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक, परहैप्स इवन लॉन्गर, बिकॉज इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट द विलेज, क्योंकि बहुत समय हो चुका था गांव को छोड़े हुए, इसीलिए शिवदत्त ने ऐसा कहा। देवदत्त ने कहा, इंडीड, वास्तव में वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, हमें मिलकर चलना चाहिए इस चीज के लिए। दैट इज वाई वी प्रेस्ड on towards Ujjain, because
because they all shared the same goal of finding work and believe unity would help them succeed. मतलब कि उन सबका एक ही गोल था, काम ढूंढना, तो अगर वो यूनाइटेड होकर रहेंगे तो सभी जो है उस काम को आसानी से ढूंढ पाएंगे, उन्हें काम मिल पाएगा और सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो हरदत्त ने कहा, लुक देयर फ्रेंड्स, अ कैमल हैज पास दिस वे। वहां देखो, उस ऊंट ने, वो ऊंट जो है, कोई ऊंट यहाँ से गया है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, जो ट्रैक्स हैं वो फ्रेश है। क्यों? बिकॉज ही नोटिस फ्रेश कैमल फुटप्रिंट्स क्लियरली विजिबल ऑन द ग्राउंड। देन शिवदत्त ने कहा, इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट रनिंग एज इफ परस्यूड बाय अ ट्रबल, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एक व्यापारी उधर से आ रहा है, लग रहा है उसको कोई मुसीबत उसका पीछा कर रही है। क्यों? बिकॉज मर्चेंट वॉज रनिंग क्विकली एंड अपीयर्ड वरिड एंड एंग्शियस। जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो क्रोधित दिख रहा था, डरा हुआ दिख रहा, क्रोधित नहीं, डरा हुआ दिख रहा था और घबराया हुआ दिख रहा था। मर्चेंट ने कहा, हाउ could you possibly know that the poor creature has been unwell for 2 weeks now? Surely you are a healer. Because क्यों कहा मर्चेंट ने, व्यापारी ने, कि तुम एक वैद्य की तरह लग रहे हो, हीलर हो? क्योंकि because the young man accurately described the camel's condition without seeing it. बिना ऊंट को देखे ही उसने ऊंट की जो कंडीशन है वो बता दी थी, इसलिए। Then next है, देवदत्त said, देवदत्त ने कहा, you are free to do as you wish, sir. आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। If the king desires our presence, we shall be waiting under the banyan tree yonder, because मतलब ऐसा क्यों कहा उसने कि ठीक है, राजा हमसे मिलना चाहेंगे तो हम आएंगे, तब तक हम वो जो वहां बरगद का पेड़ है वहां हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ देयर इनोसेंस, कि उन्हें पता था हमने वो चोरी की नहीं है, एंड हैड नो फियर टू फेसिंग द किंग, और राजा के सामने जाने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। इसलिए तो रीजंस के साथ कंप्लीट करना था, हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सीन 2 दिया हुआ है, किंग्स कोर्ट। अब राजा के दरबार का सीन है। ड्रेपरीज क्या होता है? लॉन्ग थिक कर्टेन्स, ये जो बड़े बड़े पर्दे हैं ना यहाँ पर, इन्हें ड्रेपरीज कहा जा रहा है। एक्यूजेशन मतलब होता है क्लेम्स दैट समवन हैड डन समथिंग रॉन्ग, मतलब इल्जाम लगाना, ठीक है। देन कैनेपी मतलब होता है हेयर अ कवर फिक्स्ड ओवर सीट फॉर डेकोरेशन, ये जो यहाँ पर सीट के ऊपर जो एक कवर लगाया जाता है डेकोरेशन के लिए, उसे। ग्रीवियांसेस यानी कंप्लेंट्स, जो शिकायतें होती है उसे ग्रीवियांस कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन, राजा बैठे हुए हैं सराउंडेड बाय कोर्टियर्स, और सारे राज दरबारी उसके आसपास है राजा के। द ग्रैंड हॉल is adorned with rich draperies, tall columns and a golden canopy. गोल्डन कलर की यहाँ पे कैनेपी है, जो सीट के ऊपर लगी होती है, वो सजा हुआ है, बड़े बड़े पर्दे लगे हैं, बड़े बड़े पिलर्स हैं, खूब सुंदर यहाँ पे दरबार का सीन बताया गया है। Regal in his bearing watches intensely as the merchant and the sentry bow before him. थोड़े से टेंस्ड सिचुएशन है, मतलब सीरियसनेस यहाँ पर दिख रही है। तो राजा कहता है कमांडिंग, कमांडिंग, कमांडिंग यानी आदेश देते हुए कहता है, व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माई कोर्ट, कि क्या हुआ है, तुम्हें मेरे दरबार में क्यों आना पड़ा। तो संतरी जो पहरेदार है वो कहता है, योर हाइनेस दिस मर्चेंट हैज कम विद अ ग्रीवियंस अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स। ये जो व्यापारी है, ये 4 लोग हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, उनके अगेंस्ट इसको कंप्लेन है, वो लेकर आया है। और ही एक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल, और ये उनपे दोष लगा रहा है। एक्यूज करना मतलब उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि उन चारों ने इसका ऊंट चुराया। तो राजा कहता है, ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज्ड, ठीक है, आरोपियों को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो संतरी बोज एंड एग्जिस्ट, फिर संतरी पहरेदार जो है झुककर प्रणाम करता है और बाहर चला जाता है। रिटर्निंग शॉर्टली विद द 4 यंग मैन, और उसके बाद वो तुरंत आता है, चारों जो यात्री थे उनके साथ अंदर आता है, ठीक है। फिर दे बो रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, और फिर वे राजा के सामने आदर पूर्वक तरीके से झुकते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और आरोप लगने के बाद भी, एक्यूजेशंस यानी आरोप लगने के बाद भी बिल्कुल काम यानी शांति से खड़े हैं, जैसे कि उनको कोई टेंशन हो ही नहीं, शांत बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं, राजा कहते हैं टू द मर्चेंट, व्यापारी से, स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली, तुम जो भी आरोप लगा रहे हो स्पष्ट रूप से बताओ क्या आरोप है। आई शेल नॉट टॉलरेट एनी कंफ्यूजन इन माई कोर्ट, मेरे राज दरबार में मैं किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन को टॉलरेट नहीं करूंगा जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। तो व्यापारी कहता है, योर मैजेस्टी, दीज मेन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल, येट दे इंसिस्ट दे हैव नेवर सीन इट। तो
ये कहता है व्यापारी राजा से कि हे महाराज, ये चारों लड़के कह रहे हैं इन्होंने मेरा ऊंट नहीं चुराया है, लेकिन ये मेरे खोए हुए ऊंट की हर बात जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं इन्होंने कभी नहीं देखा है। दे आर अनडाउटेडली द थीव्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है निसंदेह यही चारों चोर हैं। हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट, अगर नहीं है तो फिर इन्हें उस ऊंट के बारे में इतना कैसे पता है। तो राजा कहते हैं टर्निंग टू रामदत्त, यू स्पीक। रामदत्त की तरफ पहले राजा जाते हैं और बोलते हैं कि रामदत्त की ओर मुड़कर राजा सबसे पहले कहते हैं कि तुम बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट नो ऑफ दिस कैमल, तुम इस ऊंट के बारे में क्या जानते हो। तो रामदत्त कहता है योर हाइनेस यानी महाराज, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग, कि जो ऊंट है वो एक पैर से लंगड़ा है, एक पैर उसका सही नहीं है। तो राजा कहता है हाउ डिड यू डिड्यूस इट, डिड्यूस मतलब निष्कर्ष निकालना, टू डिटरमाइन बाय रीजनिंग मतलब कंक्लूजन देना, ठीक है, निष्कर्ष निकालना कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो रामदत्त कहता है फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड आई ऑब्जर्व दैट ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन, द फोर्थ वॉज फेंट इंडिकेटिंग अ लिम्प। तो रामदत्त ने कहा कि मैंने उसके पैरों के निशान देखे रोड पे, जो 3 पैरों के निशान थे वो बहुत क्लियर थे, डिस्टिंक्ट यानी अलग से दिख रहे थे बने हुए, लेकिन जो चौथा था उस पैर के निशान बहुत हल्के थे, फेंट यानी बहुत हल्का सा दिख रहा था, जिससे ये पता चलता है कि वह लंगड़ा रहा हो, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल्ड द टेल ऑफ अ क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बियर इट्स वेट इवनली। सो ये जो पैटर्न है कि 3 फुटप्रिंट तो बिल्कुल डार्क है और एक बिल्कुल हल्का सा बना हुआ है, ये बता रहा है कि वो जो ऊंट है वो सही से नहीं चल पा रहा था, ठीक है। और यहाँ तक कि जो उसके शरीर का भार है, वेट है, वो सही से नहीं झेल पा रहा था। तो राजा कहता है नॉडिंग थॉटफुली मतलब कि सोचते हुए सिर हिलाकर कहता है इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छे से तुमने निरीक्षण किया है, सोच ऑब्जर्व किया है। यू हैव शार्प आईज इंडीड, तुम्हारे आंखें जो है, दृष्टि जो है वो बहुत तीक्ष्ण है, बहुत शार्प है। टू शिवदत्त एंड व्हाट ऑफ यू, व्हाट डिड यू डिसर्न अबाउट दिस कैमल। तो फिर राजा ने, महाराज ने शिवदत्त की तरफ देखा और कहा तुमने क्या जाना कैमल के बारे में, तुमने क्या कंक्लूजन निकाला। तुमने क्या, डिसर्न मतलब क्या होता है, टू सी और नोटिस समथिंग, मतलब कुछ ध्यान से देखना, तुमने क्या नोटिस किया कैमल के बारे में। अब शिवदत्त से पूछते हैं राजा। तो शिवदत्त कहता है आई ऑब्जर्व दैट कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई योर मेजेस्टी, कि महाराज मैंने ये कंक्लूजन निकाला या मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ऊंट है वो सीधे आंख से देख नहीं पा रहा है, अंधा है। तो राजा कहता है हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। तो शिवदत्त कहता है इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फॉलेज टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। फॉलेज क्या होता है, ग्रीन लीव्स एंड प्लांट्स, जो हरे पत्ते होते हैं, झाड़ियां होती हैं, वो लेफ्ट साइड की, जो जैसे रोड है तो इधर भी झाड़ियां हैं, इधर भी झाड़ियां हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट तरफ की जो झाड़ियां वगैरह हैं वो उसने निबल यानी चरी हैं, खाई हैं, ठीक है। जबकि लिविंग द राइट साइड अनटच्ड, और सीधे तरफ की उसने खाई नहीं है, जैसे उसको दिख ही नहीं रहा हो। द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्टर्ब्ड एज इफ अनसीन, ऐसे जो सीधे तरफ की पत्तियां हैं वो बिल्कुल अनछुई हैं, जैसे किसी ने टच ही नहीं किया हो, किसी को वो दिख ही नहीं हो। फ्रॉम दिस आई डिड्यूस इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आई, इससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो अपने सीधे आंख से नहीं देख सकता था। फिर राजा स्माइल करते हैं, स्माइलिंग वेल रीजन्ड इंडेड, कि तुमने बहुत अच्छा कारण बताया और सही तर्क दिया। सच डिटेल इज नॉट इजली नोटिस्ड बाय अ कैजुअल ट्रैवलर, कि कोई नॉर्मल सा व्यक्ति, साधारण यात्री अगर ऐसे जा रहा हो तो इतनी ध्यान नहीं देता है। अब वो हरदत्त की तरफ देखते हैं राजा, एंड योर फाइंडिंग, कि तुम्हारी क्या खोज है। तो हरदत्त कहता है आई डिस्कवर्ड दैट कैमल्स टेल इज शॉर्ट योर हाइनेस, कि जो ऊंट था ना उसकी पूंछ बहुत छोटी थी, मैंने ये ऑब्जर्व किया। तो राजा कहते हैं एक्सप्लेन हाउ यू कम टू सच कंक्लूजन, कि तुम बताओ तुम इस कंक्लूजन पे कैसे आए। तो हरदत्त कहता है आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक, मैंने छोटी छोटी खून की बूंदे देखी ट्रैक पे, मतलब जो पैरों के निशान है उस तरफ जाते हुए। लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, हो सकता है कि मच्छर ने काटा हो, मच्छरों के काटने से जो खून निकलता है, तो छोटी छोटी बूंदे देखी। अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज पेस्ट विद ईज, फेंडेड ऑफ मतलब गार्डेड, की प्रोटेक्शन करना, गार्ड करना। अगर पूंछ लंबी होती तो वो इन जो कीट होते हैं, जो मच्छर मक्खी, उनको उड़ा देते हैं अपनी पूंछ से। दीज स्मॉल
specs told me of an animal lacking such defense, hence the short tail. लेकिन ये जो छोटी छोटी खून की बूंदें हैं, इनसे मुझे संकेत मिला कि हो सकता है उसकी पूंछ छोटी हो, तभी वो अपने आप को गार्ड नहीं कर पाया। तो राजा कहते हैं इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत प्रभावित होते हैं राजा। यू रीजन विथ ग्रेट इंसाइट, कि तुमने बहुत गहरी सोच वाली बात की है, गहरी समझ वाली बात की है। शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन, कि तुम इससे तुम्हारी तर्क शक्ति का तुमने परिचय दिया है, कि तुम लॉजिकल हो, तुम अच्छे से रीजनिंग दे रहे हो, है ना, तुम अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो और समझ पा रहे हो। इंसाइट मतलब यहाँ पर होता है अ क्लियर डीप अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि अच्छे से समझना किसी चीज को। टर्निंग टू देवदत्त, अब देवदत्त की तरफ राजा मुड़े। एंड यू, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस, मतलब तुमने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया जो बाकियों ने नहीं किया, तुम्हें अपने साथियों से अलग क्या बनाता है। तो देवदत्त कहता है आई नोटिस्ड योर मेजेस्टी दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स फोरफिट वर डीप एंड क्लियर, कि जो कैमल है, ऊंट है, उसके जो आगे वाले पैर हैं, उसके जो निशान है वो डीप है, मतलब बहुत ज्यादा गहरे हैं और साफ दिख रहे हैं। while those of sound hind foot वर फेंट, फुट मतलब साउंड मतलब हेल्दी, जो हेल्दी फुट हैं, जो अच्छे स्वस्थ पैर हैं, उनके निशान हल्के हैं। दिस इंडिकेटेड दैट द कैमल वाज ड्रॉइंग अप इट्स हिंड लैग्स लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट्स। हिंड मतलब कि जो, इससे पता चलता है कि इसके जो पिछले पैर थे उनको वो समेट कर चल रहा था या अच्छे से नहीं रख पा रहा था धरती पर। इट मूव्ड कॉशियसली बर्डन्ड बाय अ पेन इन इट्स बेली, वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसे सुविधा हो चलने में, क्योंकि उसके पेट में दर्द था। ठीक है, तो चलते वक्त वो अपने दो पैरों को ठीक से नहीं रख पा रहा था। ट्राइंग टू स्पेयर इट सेल्फ फॉर द सफरिंग विद एवरी स्टेप, वो हर कदम इस तरीके से रख रहा था कि चलने से उसके पेट का जो दर्द है उसे वो आसानी से डील कर सके या ठीक से चल सके, ताकि उसे और ज्यादा दर्द ना हो। तो राजा ने कहा मार्वलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आश्चर्यचकित होकर कहा कि अद्भुत, ये तो बहुत अलग बात है। यू हैव नॉट सीन द कैमल, तुमने ऊंट नहीं देखा। येट यू नो इट इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब होता है गहराई से। तुमने ऊंट को नहीं देखा, फिर भी तुमने उसको इतनी गहराई से समझा। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस एंड स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड मेयर साइट, कि तुमने जो रीजन दिया है, कारण बताया, फ्लॉलेस है। फ्लॉलेस मतलब होता है उसमें कोई भी कमी नहीं, फ्लॉ मतलब होता है कमी, तो फ्लॉलेस मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, और वो दिखाता है कि तुम कितने बुद्धिमान हो या किस तरीके से तुम चीजों को सोचते हो। ठीक है, तुम्हारा तर्क बिल्कुल सही है। टर्निंग टू द मर्चेंट, अब राजा व्यापारी की तरफ मुड़ता है। योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, तुमने जो एक्यूजेशंस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, ये सारे क्या हैं, बेसलेस हैं, इनका कोई आधार नहीं है, और तुमने मिसगाइड किया है। मिसगाइडेड यानी गलत है तुम्हारे बेसिस। दीज आर मैन ऑफ विजडम नॉट थीव्स, ये जो व्यक्ति हैं चारों, ये बुद्धिमान है, चोर नहीं है। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल एंड बी माइंडफुल ऑफ whom you accuse in the future, अपने ऊंट की खोज जारी रखो और भविष्य में किसी पर आरोप लगाने से पहले सावधान रहो। तो now the merchant, chastened and embarrassed, bows deeply and exist, his face red with shame, व्यापारी जो है बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। chastened मतलब होता है felt sorry, उसे बहुत सॉरी फील हो रहा था। then और बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा भी हो रहा था। उसने अपना सर झुकाया और बाहर निकल गया। उसका चेहरा जो है शर्म के मारे लाल हो रहा था कि उसने किसी पे झूठा इल्जाम लगाया, है ना। तो अब राजा कहता है टू द फोरमैन, चारों व्यक्तियों से कहता है, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, नॉर्मल चीजें हैं उससे भी आगे देखने की तुम्हारे पास क्षमता है। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, सो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी जो बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो बहुत दुर्लभ होते हैं, आसानी से नहीं मिलते, और मेरे दरबार में उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर्स, मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ, मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ कि तुम मेरे एडवाइजर्स बन जाओ, मतलब सलाहकार। योर काउंसिल शैल गाइड माई डिसीजंस एंड योर विजडम शैल बी बीकन फॉर माई किंगडम। अगर आप लोग मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, तो ये मेरे डिसीजंस को अच्छा बनाएगा और हमारे राज्य के लिए,
और राज्य के लिए एक बीकन, बीकन मतलब होता है गाइडिंग लाइट, ऐसे एक मार्गदर्शन करने का प्रकाश के फॉर्म में, या मार्गदर्शक प्रकाश बनेगा। व्हाट डू यू से टू माई ऑफर, आप मेरे प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो रामदत्त कहता है, स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, महाराज इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, ये ऐसा सम्मान है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो शिवदत्त कहता है, वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन आर एबिलिटीज, कि हमारी क्षमताओं पर आपके विश्वास के लिए हम अत्यंत आपका ग्रेटफुल हैं, आपके विनम्र रूप से आपका धन्यवाद करते हैं। फिर आगे देखते हैं, ये रहा दरबार, आप देख सकते हो। नाउ तो हरदत्त कहता है, टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योरसेल्फ इज अ प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद आवर ऑल हर्ट्स, कि आपके जैसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय, जस्ट मतलब होता है जो न्याय करता हो, न्यायप्रिय शासक की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रिविलेज है, जिसे हम पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। देवदत्त कहता है, वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू योर सर्विस, हम स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित करेंगे, offering our insights and counsel in all matters you see fit, और प्रत्येक आवश्यक जहां पर भी लगे हमारी सहायता की आवश्यकता है तो उन विषयों में हम अपनी समझ और सलाह आपको देंगे। तो राजा कहते हैं, राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट 4 न्यू एडवाइजर्स स्टैंड बाय माई साइड, राजा अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं, पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए कि 4 नए सलाहकार अब मेरे साथ हैं। मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रोस्पेरिटी, तुम लोगों की जो बुद्धिमत्ता है उज्जैन पर प्रकाश डाले और उज्जैन को बहुत आगे समृद्धि की ओर ले जाए। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। Okay, now the court erupts in applauses as the king stepped down to greet his new advisors. उसके बाद राजा जो है अपने नए सलाहकारों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पूरा जो दरबार है वो अप्लॉज यानी तालियों की गूंज से गूंज उठता है। The 4 men stand प्राउड एंड हम्बल्ड, चारों बहुत गर्व और विनम्रता के साथ खड़े थे। देयर जर्नी फुलफिल्ड इन अ मैनर दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड, वो जो उनका सफर था उनके गांव से वो अब पूरा हुआ, वो भी ऐसी सफलता उन्हें मिली जो कि उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। इस कहानी का एंड होता है और फिर पर्दा गिर जाता है। नाउ एक्सरसाइज है, लेट अस डिस्कस, चलिए देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस फ्रॉम सीन सेकेंड ऑफ द प्ले, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो जैसे पहला है, किंग आस्क्ड द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन, राजा ने कहा क्लियरली कि आप बताओ क्या हुआ था वहां पर। तो मर्चेंट ने कहा कि चारों आदमी जो हैं नोइंग अ लॉट अबाउट हिज मिसिंग कैमल, कि उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं ऊंट के बारे में चारों व्यक्ति, और उनपे इल्जाम लगाया कि इन्होंने ही चुराया होगा। फिर रामदत्त ने एक्सप्लेन किया कि उसने ट्रैक देख के पता लगाया कि कैमल जो है वो लंगड़ा है। फिर शिवदत्त ने एक्सप्लेन किया, फिर हरदत्त ने एक्सप्लेन किया, फिर देवदत्त ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद किंग ने शाबाशी दी, उनकी तारीफ करी, और लास्ट में किंग ने उन चारों व्यक्ति को अपना एडवाइजर्स बना दिया। ये 8th पॉइंट हमें दिया हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देवदत्त ने कहा कि 10 दिन हो चुके हैं, ये ज्यादा समय नहीं होता अगर हमें कुछ बड़ा पाना है तो, अभी हो सकता है हमें और रास्ते भटकने पड़े जब तक कि एम्प्लॉयमेंट ना मिल जाए। तो रामदत्त ने कहा, अगर इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज, कि अगर हम राजा के सामने पेश हो जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें हमारे टैलेंट को पहचानेंगे और हमें अपनी सर्विस में ले लेंगे। तो शिवदत्त कहते हैं, आई शेयर योर बिलीफ, मैं मानता हूँ। फिर देवदत्त भी कहते हैं कि अगर हम यूनाइटेड रहें और इसी तरीके से उज्जैन की तरफ चलते रहें काम की तलाश में तो कभी न कभी मौका जरूर मिलेगा। हरदत्त पॉज करता है सोच विचार के और कहता है कि राजा के पास जाना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, जैसे पहला है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम 2 गिवन बिलो। देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन इजी टास्क, या रामदत्त इज कॉन्फिडेंट दैट द किंग वुड रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट। तो यहाँ पे गलत, तो ये वाला गलत है, पहला वाला, कि देवदत्त को विश्वास था कि उन्हें यूनाइटेड रहना चाहिए और इसके प्रति काम करना चाहिए। आसान, उसने ऐसा नहीं सोचा था कि इजी टास्क होगा। देन व्हाट डज रामदत्त कॉन्फिडेंस इन गेनिंग द किंग्स रिकॉग्निशन टेल्स अस अबाउट हिम, राजा की पहचान और जो राजा ने एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया, उसे प्राप्त करने के बारे में रामदत्त का आत्मविश्वास और उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है कि उसने कैसे कॉन्फिडेंस राजा का गेन किया। जिसका आंसर है, इट शोज दैट रामदत्त इज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट था, होपफुल था और बिलीव करता था अपनी एबिलिटीज के ऊपर। देन कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द
करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें कंप्लीट करना है। इन द लाइन, ये जो लाइन लिखी है, दैट्स व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन, द फ्रेज प्रेस ऑन, ये जो प्रेस ऑन है इसका मतलब क्या है? वॉकिंग विद हैवी स्टेप्स, मूविंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन, स्लोइंग डाउन फ्रिक्वेंटली फॉर रेस्ट, या स्टॉपिंग ब्रीफली टू सेव टाइम। इसमें क्या आ जाएगा थर्ड वाले में? मूविंग विद डिटर्मिनेशन, यानी कि ये वाला बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ है, हरदत्त सेज वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट हरदत्त कैरेक्टर फ्रॉम द स्टेटमेंट। हरदत्त ने कहा कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इससे उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका आंसर है, he is cautious and thoughtful, preferring a plan ahead, he is eager to rush into palace without preparation, he is doubtful, या he relies on other to make decision। तो यहाँ पे आ जाएगा cautious है वो, है ना, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ है, किंग टू द 4 मैन, उसने राजा ने चारों आदमियों से कहा, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर्स, योर काउंसिल shall guide my decisions and your wisdom shall be a beacon of my kingdom, what do you say to my offer। तो रामदत्त आगे बढ़कर कहता है, योर हाइनेस इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर्ड टू ड्रीम ऑफ। ये सारा मैंने आपको समझा दिया, ये चीजें अभी हमने डिस्कस की। अब इसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर बोथ असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया हुआ है, मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट फीलिंग हम्बल्ड एंड अशेम्ड, कि जो व्यापारी था वो विनम्र और शर्मिंदा महसूस करते हुए दरबार से गया। किंग कमांडेड दैट द 4 वाइज मैन ज्वाइन हिज कोर्ट, कि राजा ने आदेश दिया कि चारों बुद्धिमान युवक जो है उसके दरबार में शामिल हों। अब ये इसके ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कि दोनों सही है, लेकिन आर इसका रीजन नहीं है। मतलब मर्चेंट जो है शर्मिंदा इसलिए नहीं हुआ, ये कारण नहीं है, मतलब ये रीजन नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ सेकेंड इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। द लाइन सी बियॉन्ड द ऑब्वियस मीन्स दैट द मैन हैड द एबिलिटी टू, इससे क्या पता चलता है? चैलेंज कॉमन बिलीफ विद रीजनिंग, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन ट्रेडिशनल वेज, नोटिस डिटेल्स दैट अदर्स माइट ओवरलुक, प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो इसका आंसर है सी वाला, कि छोटी छोटी डिटेल्स को भी देखना जो कि ओवरलुक हो सकती थी, जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। रामदत्त डिस्क्राइब द किंग्स ऑफर एज एन ऑनर वी हैड नॉट ड्रीम्ड ऑफ। रामदत्त ने कहा कि राजा ने जो ऑफर दिया है वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों? बिकॉज दे नेवर एक्सपेक्टेड सच रिकॉग्निशन एंड फेल्ट ऑनर्ड बाय किंग्स ऑफर। वो ऑनर फील कर रहे थे खुद को कि राजा ने इतना बड़ा सम्मान उनको दिया। नाउ फोर्थ है, हाउ डज द किंग ऑफर टू द 4 मैन रिफ्लेक्ट हिज वैल्यूज एज अ रूलर। राजा के वैल्यूज कैसे पता चल रही है इस ऑफर से? तो किंग ने वैल्यू किया इंटेलिजेंस को, फेयरनेस को एंड वाइज जजमेंट को। ही रिकॉग्नाइजेस टैलेंट एंड रिवॉर्ड्स इट अप्रोप्रिएटली, और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया टैलेंट को, रिवॉर्ड भी दिया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन टेल अस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ यंग मेंस जर्नी। ये जो उज्जैन की ओर जाने वाली धूल भरी जो सड़क के बारे में बताया गया था, तो युवकों की यात्रा की कठिनाइयों के बारे में उस रास्ते से हमें क्या पता चलता है? तो इसका आंसर है, द डस्टी रोड इंडिकेट्स दैट जर्नी वाज लॉन्ग, टायरिंग एंड फुल ऑफ हार्डशिप। इट सजेस्ट दैट यंग मैन traveled and under difficult condition for many days while searching for employment and better opportunities. Okay, now ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है, why did the merchant become suspicious of the 4 men? जो व्यापारी था उसको क्यों सस्पिशन हुआ, शक हुआ चारों पे? What does this tells us about him? और ये मर्चेंट के बारे में क्या बताता है? तो यहाँ पे सेकंड का आंसर है, merchant becomes suspicious because the young man described his camel accurately without seeing it। कि जो चारों लड़के थे उन्होंने एकदम एक्यूरेट तरीके से कैमल के बारे में बताया, जबकि उन्होंने देखा भी नहीं था। This shows that he was impatient and quick to judge। मर्चेंट के अंदर धैर्य नहीं था और बहुत जल्दी वो डिसीजन ले लेता था। ओपन जंपिंग टू कंक्लूजन विदाउट प्रॉपर एविडेंस और केयरफुल थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे वो फैसला ले लेता था। नाउ तीसरा है, हाउ डू द 4 यंग मेन्स ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल सर्व एज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले। ये जो हमने अभी नाटक देखा, इसमें किस तरीके से चारों जो युवक थे उनके ऑब्जर्वेशन से एक टर्न आया कहानी में। तो इसका आंसर है थर्ड का, young men's observation reveal their intelligence and logical thinking. Their explanation prove their innocence, change the king's opinion and shift the situation in their favor, making it a major turning point in the play. Then fourth है, why did the king believe the 4 young men and
एंड नॉट द मर्चेंट। राजा ने 4 जो युवक थे उनका विश्वास किया लेकिन मर्चेंट का नहीं। क्यों? क्योंकि किंग बिलीव द यंग मैन बिकॉज देयर एक्सप्लेनेशन वर क्लियर, लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। उनके जो आंसर्स थे वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे। द रीजनिंग शोड इंटेलिजेंस एंड ऑनेस्टी। उनकी जो रीजनिंग थी वो उनके इंटेलिजेंस को दिखाता था और ईमानदारी को दिखाता था। लेकिन मर्चेंट का जो एक्यूजेशन था वो किसी भी प्रूफ पे बेस्ड नहीं था। ठीक है, सिर्फ शंका के बेसिस पे था। हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ 4 young men make them suitable to become advisors? The 4 young men show strong observation, logical reasoning and honesty. Their ability to analyze situations carefully and make accurate conclusions proves that they can guide the king wisely and make fair decisions. Okay, now sixth question है, why does the merchant feel ashamed for accusing the 4 young men of stealing his camel? Explain in your own words. तो मर्चेंट को इसलिए शर्मिंदा होना पड़ रहा था बिकॉज उसने फॉल्सली झूठा इल्जाम लगा दिया था चारों लोगों पे बिना किसी सबूत के। उसने जब सारी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुने तो उसे रियलाइज हुआ अपने मिस्टेक्स का कि उसने कैसे जज कर लिया लोगों को बिना प्रॉपर तरीके से सोचे हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट अस लर्न। अब हमें टेक्स्ट से वर्ड लेकर नाउन फॉर्म जो है वर्ड का वो बनाना है। जैसे सम वर्ड गेम्स नीड्स अ लॉट ऑफ थॉट एंड डिडक्शन, डिड्यूस से डिडक्शन। वी नीड टू मेक क्लोज डैश ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। तो यहाँ आएगा ऑब्जर्वेशन। जब हमें किसी भी वर्ड को नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो अधिकतर हम TION लगाते हैं मोस्टली। ठीक है, देन अ डिटेल्ड स्क्रूटनी आएगा यहाँ पर। देन यू शुड नॉट मेक एनी फॉल्स एक्यूजेशन। देन शी वॉज गिवन एन अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। नाउ अब हमें कॉलम 1 के वर्ड्स को मीनिंग से मैच करना है विद ऑल आवर हार्ट्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, कंप्लीट सिंसियरिटी, ये वाला। ठीक है, तो 6th इसका आंसर हो जाएगा। देन टू बी प्रिसाइज मतलब बहुत एक्यूरेट तरीके से बताना है ना, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। 4th वाला, गेन एन ऑडियंस विद मतलब राजा के सामने उनको जाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? मीटिंग और हियरिंग समवन, है ना। 5th वाला, कैच हिज ब्रीथ मतलब हांफते हुए, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉज टू रेस्ट। कहां पर है? ये रहा। 7th वाला, देन एरप्ट्स इन एप्लॉज मतलब तालियों की गूंज सुनाई देने लगी, है ना, तो ये स्टार्ट्स चीयरिंग टुगेदर, है ना, इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट्स चीयरिंग टुगेदर। देन नेक्स्ट है ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवरऑल प्लान ऑफ लाइफ इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। 8th वाला, ठीक है, इसमें कौन सा था? ये वाला था, सेकेंड वाला, है ना, ये फिल कर लेना। देन टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब क्या होता है? ये देखिए, सरप्राइज्ड। ठीक है, फर्स्ट वाला, तो इसमें आ जाएगा 1। मोर देन मीट्स द आईज, तो इसमें क्या होगा? लास्ट वन इज हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस। ओके, तो ये वाला आप फिल कर लीजिएगा। कौन से नंबर पे था ये? 3rd वाले पे, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है मैच द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ फेस एंड बेयर विद द करेक्ट यूजेस इन द सेंटेंस गिवन इन टेबल बिलो। N stands for the word noun and V stands for the word verb. तो N जहां लिखा होगा नाउन है और V जहां लिखा है वो वर्ब है। हमें इनके मीनिंग्स जो दिए हुए हैं सेंटेंस में जो वर्ड है उससे मैच करना है। द फ्रंट पार्ट ऑफ अ पर्सन्स हेड फ्रॉम द फोर हेड टू द चिन, तो ये फेस की बात हो रही है ना। रवि टर्न टू फेस हिज फादर, नहीं, ये फेस होता है सामना करना, कि रवि अपने पापा का सामना कर रहा था। द फेस ऑफ द क्लॉक वॉज प्रिंटेड रेड एंड ब्लू, देन शी हैज अ राउंड स्माइलिंग फेस, तो ये वाला आ जाएगा, है ना, 3rd वाला इसका आंसर होगा। मैंने यहाँ आंसर दे दिए, फेस के अलग अलग मीनिंग्स लिखे गए हैं। देन टू बी पोजिशन विद द फेस और फ्रंट टुवर्ड, किसी के प्रति आपको किसी को फेस करना है तो फिर कौन सा आंसर होगा? सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना, रवि को फेस करना था अपने पापा को, तो ये दूसरे वाले में आ जाएगा फर्स्ट। देन तीसरा है वर्ब, टू डील विद एन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट टास्क या डिफिकल्ट सिचुएशन को आपको फेस करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th वाला, वी शुड बी रेडी टू फेस लाइफ चैलेंजेस। ओके, 4th वाला। देन द फ्रंट और सर्फेस ऑफ अ थिंग, तो ये आ जाएगा, क्लॉक का फ्रंट सर्फेस है। ओके, तो ये फेस यहाँ पर इसके लिए यूज हुआ है, सेकेंड वाला। तो ये हमने फेस वाले देख लिए, अब हम बेयर वाले देख लेते हैं। तो पहला है टॉलरेट, किसी को टॉलरेट करना मतलब जाने देना, कोई बहुत बड़ी बात हो गई है तो उसको कैसे देखेंगे?
So the trees that I planted in my garden took a long time to bear fruit. Bear fruit मतलब कि कुछ प्रोड्यूस करना, गिव करना. तो ये फोर्थ वाले में पहला आ जाएगा. Then I spotted a bear. अब एक भालू, तो ये लार्ज हैवी मैमल, तो इसमें आ जाएगा सेकेंड वाला. Then Ria agreed to bear the responsibilities with confidence. तो ये आ जाएगा tolerate. इसमें थर्ड आ जाएगा. और एक्सेप्ट करना यानी I can't bear the sound of vehicle honking. जो गाड़ियों की आवाज आती है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ वाला. ओके, सो ये सारे आंसर्स हो गए. आप मैच कर लीजिएगा. नाउ मैच द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस इन कॉलम 1 विद द फंक्शंस दे एक्सप्रेस इन कॉलम 2. जैसे कॉलम 1 है, विल का क्या काम होता है? आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ यू कैन क्योर इट. तो इसमें आ जाएगा प्रिडिक्शन. इफ आ गया ना, कि मतलब अगर आप ऐसा कर देते हो तो मैं आपका फीस पे कर दूंगा, आप ठीक कर देते हो. तो पहले का आ जाएगा प्रिडिक्शन. कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा, 8th वाला. ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर्स हैं, आप देख लेना, मैं सिर्फ समझा देती हूँ आपको वर्ड. ओके, यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ. तो मस्ट मतलब होता है एकदम जरूरी, है ना, लॉजिकल कंक्लूजन. तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला. देन यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग. तो यहाँ शैल में आ जाएगा कमांड. यू शेल कम विद मी टू फेस द किंग, मतलब ऑर्डर देने जैसा है ना, तो कमांड आ जाएगा इसका. ठीक है, फिर हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, ये तुम कैसे जानते हो ये सारा, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ का चैलेंज. देन आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विसेज. तो फिफ्थ का आ जाएगा लॉजिकल कंक्लूजन. ओके, अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज पेस्ट विद ईज. तो वुड यहाँ पर आ जाएगा इमेजिन पॉसिबिलिटी. अगर पूंछ लंबी होती तो वो इन जो कीड़े मकोड़े हैं इनसे अपना प्रोटेक्शन कर सकता था. दे मे जब भी आता है तो पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है. दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई. मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड्स अस टू प्रोस्पेरिटी. तो इसमें आ जाएगा विश. ठीक है, जब हम किसी के लिए विश करते हैं, मे आई कम इन, है ना, परमिशन लेना, विश मांगना, तो मे आता है. ये सारे मॉडल्स हैं. नोट्स में ये सारे सेक्शन अच्छे से कवर किए गए. ठीक है, फिर ought to, indeed we ought to be united in this hope. तो इसका मतलब क्या होगा? ought to का मतलब एडवाइस, है ना. फिर necessity and disbelief, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं. need to advise तो necessity है, और फिर dare to मतलब कि डिसबिलीव की विश्वास ना होना. ठीक है, तो ये आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं. देन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद मॉडल वर्ब्स इन द बॉक्स गिवन बिलो बाय यूजिंग क्लूज फ्रॉम द फंक्शंस गिवन विद इन ब्रैकेट्स. ये जो दिए हुए हैं इनसे हमें सही से फिल करना है. ओके, कि ये क्या जो वर्ड है, जैसे एबिलिटी किससे दिखाते, तो कैन से. आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, मतलब मैं ये कर सकता हूँ. जहाँ पे सकना वर्ड आ रहा है, कर सकना, मेरे अंदर एबिलिटी को शो कर रहा है, तो वहां पर कैन लगाते हैं. ठीक है. एन ओल्ड मैन नोन फॉर हिज विजडम लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. वन डे अ यंग बॉय आस्क्ड हिम हाउ कैन आई बिकम वाइज लाइक यू, कि मैं आपकी तरह समझदार कैसे बन सकता हूं. तो ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड विजडम. नेसेसिटी मतलब कि विजडम की जो बुद्धिमत्ता होती है मस्ट बी अर्न थ्रू पेशेंस, हमें धैर्य के साथ ही सीखना होता है. यू शुड, जब सजेशन किसी को देते हैं तो हम शुड लगाते हैं. यू शुड लिसन मोर देन यू स्पीक, आपको सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए. द बॉय थॉट फॉर अ वाइल एंड रिप्लाइड, लड़के ने कुछ देर सोचा फिर रिप्लाई किया. इट, अब यहाँ पे लिखा है वीक पॉसिबिलिटी, मतलब चांसेस कम है ना, तो माइट. इट माइट टेक ईयर्स बट आई ट्राई, हो सकता है सालों लग जाए बट मैं कोशिश करूंगा. द ओल्ड मैन नॉडेड, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने सिर हिलाया. यू ऑब्लिगेशंस लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स टू, ऑब्लिगेशंस किस कब लगाते हैं हम, नीड टू, मतलब करना ही है. यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स टू, तुम्हें अपनी गलतियों से भी सीखना आना चाहिए. विजडम यानी पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा मे. अभी हमने विजडम के लिए लगाया था मे एक जगह और कहीं पर, हाँ पीछे वाले क्वेश्चन में, तो मे केम स्लोली बट इट ऑलवेज अराइज फॉर दोज हु सीक इट. द बॉय न्यू ही एबिलिटी, फिर आया. अब देखो यहाँ पर एबिलिटी पावर क्षमता को दिखाना था तो कैन लगाया. कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो यहाँ पे कुड आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ देखो न्यू लगा है, न्यू पास्ट फॉर्म होता है, तो पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगता है. कुड बिकम वाइज इफ ही फॉलोड द ओल्ड मैन एडवाइस. नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब सही से यूज करके हमें लिखना है. जैसे एडवाइजेबल की जगह शुड लगा सकते हैं, ये करके दिया है. ऐसे इट इज अननेसेसरी टू वरी अबाउट, तो यू नीड नॉट टू वरी. देन इट इज नॉट पॉसिबल, तो यू कैन नॉट. देन इट इज असेंशियल मतलब जरूरी, तो इट मस्ट. देन इट इज नॉट allowed, so you must not interrupt. Okay, बाकी सारा सेम रहेगा. Now
नाउ नेक्स्ट पार्ट है लेट अस लिसन। आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है चैप्टर के लास्ट में, वो रीड करना है, फिर इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स यू नीड डू नॉट नीड। यहाँ पे मैच स्टेटमेंट्स 1 to 6 गिवन बिलो टू स्पीकर्स 1 to 4। यहाँ 1 से लेके 4 तक स्पीकर है, कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए है वो आपको मैच करना है स्पीकर से। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर यूजफुल नहीं है तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं ना, टोटल 6 है। तो चलिए ट्रांसक्रिप्ट रीड कर लेते हैं लास्ट वाला। यहाँ पहला जो स्पीकर है, आई लव विटी कैरेक्टर्स बिकॉज दे मेक सीरियस सिचुएशन फनी। विटी मतलब जो चतुर लोग होते हैं, जो तुरंत जवाब देते हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं मुझे। ये पहला स्पीकर कह रहा है क्योंकि ये सीरियस सिचुएशन को भी बहुत मजेदार और फनी बना देते हैं। इवन व्हेन थिंग्स सीम टेंस दे ऑलवेज हैव अ क्लेवर रिस्पॉन्स। जब आपको लग रहा होता है कि सिचुएशन एकदम तनावपूर्ण है, टेंस्ड है, फिर भी वो उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं बहुत चालाकी से, जो कि सिचुएशन को हल करते हैं या लाइट बना देते हैं। सच कैरेक्टर्स नेवर पैनिक। ऐसे लोग कभी डरते नहीं हैं, फास्ट सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्मार्टेस्ट तरीके से। आई विश आई कुड थिंक दैट क्विकली। मतलब काश मैं भी इतनी जल्दी सोच पाता या सोच पाती। अब सेकंड कैरेक्टर है, वो सेकंड स्पीकर है, वो कहता है विटी कैरेक्टर्स आर द बेस्ट बिकॉज दे मेक स्टोरीज एक्साइटिंग। जो विटी कैरेक्टर्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं क्योंकि स्टोरी को बहुत एक्साइटिंग बना देते हैं। आई स्पेशली लाइक हाउ दे टर्न ऑर्डिनरी मोमेंट इनटू समथिंग मेमोरेबल। एक साधारण सा जो मोमेंट दिख रहा होता है उसको भी वो मेमोरेबल, यादगार बना देते हैं। इट मेक्स मी फील लाइक इंटेलिजेंस एंड ह्यूमर आर जस्ट एज पावरफुल एज स्ट्रेंथ। जितनी ताकत की वैल्यू होती है उतनी ही बुद्धिमानी और ह्यूमर की भी वैल्यू होती है। तो तीसरा स्पीकर कहता है आई एंजॉय विटी कैरेक्टर बिकॉज दे ऑलवेज हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग। क्योंकि उनके पास हमेशा जवाब होता है हर सिचुएशन का। दे यूज ह्यूमर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड दैट्स रियली वंडरफुल। वो लड़ाई की जगह अपना ह्यूमर यूज करते हैं और यही सबसे अलग बात है इनकी। इवन इन फोक टेल्स, यहाँ तक कि जो आप कहानियां सुनते हैं, फोक टेल्स यानी जो लोक प्रचलित कहानियां होती हैं, वो जब आप सुनते हैं, दे प्रूव दैट स्मार्ट थिंकिंग कैन विन ओवर फोर्स। कि ताकत की बजाय अगर आप स्मार्टली सोचते हैं तो उससे आप जीत सकते हैं। इट मेक्स मी लाफ बट ऑल्सो टीचर्स मी टू स्टे काम इन ट्रिकी सिचुएशन। इससे मुझे हंसी तो आती है लेकिन इससे ये भी सीख मिलती है कि ट्रिकी कोई सिचुएशन हो तो उसमें आप काम कैसे रहें, शांत कैसे रहें। अब फोर्थ स्पीकर है विटी कैरेक्टर ऐड करते हैं चार्म टू देयर स्टोरी। उनकी स्टोरी जो है, उनकी जो बातें हैं, कैरेक्टर्स जो कहानियों में होते हैं, वो उनके कैरेक्टर को एक अलग आकर्षण देते हैं। देयर इंटेलिजेंस कीप्स द रीडर्स एंगेज्ड एंड द ह्यूमर मेक्स लर्निंग फन। जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उन कैरेक्टर्स की वजह से स्टोरी को और ज्यादा एंगेज्ड होकर देखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। वेदर इट्स अ फोक टेल और अ मॉडर्न वन, अ क्लेवर कैरेक्टर ऑलवेज स्टैंड आउट। आई ऑफन फील दैट विट एंड विजडम गो हैंड इन हैंड। कि जो विट है, बुद्धिमानी है, और चतुराई है, विट यानी चतुराई और विजडम यानी बुद्धिमानी, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो ये चारों कैरेक्टर्स की हमने चीजें पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि किससे कौन सा मैच होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Yes. So witty characters prove that cleverness is a powerful as strength. ये सेकंड का था। Witty character shows us ways to make learning enjoyable. ये फोर्थ वाले में, लास्ट वाले में था। Witty characters in a story keeps the readers engaged or involved. ये भी फोर्थ वाले में था। Witty characters teach me that tricky situation can be managed calmly. ये थर्ड वाले में था। Witty characters adds excitement to story by their extraordinary deed. ये सेकंड वाले में था। And witty characters can deactivate tense situation with their cleverness. ये फर्स्ट वाले स्पीकर ने कहा था। नाउ लेट अस स्पीक। यहाँ पर आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। द वे इन विच अ वर्ड इज स्ट्रेस्ड इन अ सेंटेंस कैन चेंज इट्स मीनिंग। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई वर्ड जब हम बोलते हैं ना तो उसके मीनिंग में चेंज आ जाता है। जैसे अच्छा, ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जो हम कई बार देखते हैं रील्स वगैरह में या ऑनलाइन। जैसे अच्छा को हम कई सारे तरीके से बोल सकते हैं। अगर खुश हैं, अच्छा ऐसा हुआ। फिर अगर हम आश्चर्यचकित है तो हम बोलते हैं अच्छा ऐसा हुआ। अगर हम दुखी हैं किसी बात को सुनकर तो कहते हैं अच्छा ये बात थी। फिर ऐसे हम अच्छा को कई तरीके से बोल सकते हैं। इसी तरीके से कब कोई लाइन जब हम बोलते हैं उसमें किस बात पे फोर्स किया जा रहा है, किस वर्ड पे फोर्स किया जा रहा है, उससे वर्ड का, लाइन का पूरा मीनिंग बदल जाता है। जैसे लुक,
their friends, look मतलब कि look पे फोकस किया जा रहा है, यानी इधर की तरफ देखो, look not go और do some other action, सिर्फ देखना है आपको. then look there, अब there मतलब वहां पे देखो, ये वहां पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है. look there friends, अब यहाँ पे फ्रेंड्स पे फोकस किया जा रहा है ना, कि इज एड्रेसिंग द फ्रेंड्स एंड नॉट एनीबडी एल्स अराउंड, कि सिर्फ फ्रेंड्स को बोला जा रहा है, बाकियों को नहीं बोला जा रहा है. तो किस वर्ड पे आप स्ट्रेस कर रहे हो उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. अब पेयर में वर्क करना है. टेक टर्न्स टू से फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड बाय स्ट्रेसिंग ऑन द हाईलाइटेड वर्ड. शेयर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस विद ईच अदर एंड टीचर. जैसे I take my dog for a walk in the evening. तो I मतलब मैं लेकर गया हूं अपने डॉग को वॉक पे इवनिंग में, और कोई नहीं लेकर गया है, ठीक है. I टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. ऐसा होता ना, तुमने किया क्या है अभी तक बैठे बैठे, तो मैं लेकर गया था डॉग को बाहर, है ना. यहाँ मैं पे नहीं, डॉग को बाहर ले जाने पे फोकस, मतलब डॉग को ले जाने पे फोकस है. देन आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. अब मैं किसी और के डॉग को नहीं, अपने डॉग को बाहर ले गया था इवनिंग में. आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. ऐसा नहीं है कि डॉग को मैं किसी और काम से ले गया था, वॉक के लिए लेकर गया था. देन खेलने वेलने नहीं ले गया था. तो समझ में आ रहा है, हर वर्ड का अलग वैल्यू होता है. आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग मतलब शाम को लेकर गया था, ऐसा नहीं कि सुबह लेकर गया था. कोई बोले सुबह ही तो लेकर गए थे तुम, शाम को तो ले ही नहीं गए उसको वॉक के लिए. नहीं, आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. समझ में आया. तो जिस बात पे आप जोर देते हैं उससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है. नाउ सब पे कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट्स, कोई भी आप वाक्य बोल रहे हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें कमांड हो, इस तरीके का साइन जहां हम देखते हैं, तो उसको जब हम बोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, फॉलिंग टोन होता है, कि शुरू में तो हमारा हाई पिच रहता है, बाद में जो पिच है लो जाती है, कभी कभी बाद में भी पिच हाई जाती है. तो हम कैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं उसको यहाँ पर इंटोनेशन कहा जाता है, कि टोन कैसे ऊपर नीचे होती है. जैसे वेरी वेल वी शैल गो टू द किंग, जहां पर हमें फोर्स देना है वो इस तरीके से एरो से दिखाया गया है. यस यस इट इज, यस यस इट इज. देन जैसे गुड डे काइंड सर्स, तो गुड डे पे हमने फोकस किया. देन वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज, तो देखो इट इज पे फोर्स आया. यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, परफेक्टली पे फोर्स आया. यू शेल कम विद मी टू फेस द किंग, देख रहे हो जहां पे ये वाला साइन है वहां पर हम इस वाले वर्ड पे फोर्स कर रहे हैं ना. हमारा टोन जो है यहाँ पर लो हाई किस तरीके से चेंज हो रहा है वो बताया गया. नाउ लेट अस राइट, यहाँ पे दिया है यू हैव ऑब्जर्व दैट कच्चा रोड लीडिंग टू योर कॉलोनी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू हैवी रेन्स, कि आपकी जो कॉलोनी के बाहर कच्चा रोड जाता है, जोड़ता है कॉलोनी को, वहां भारी बारिश की वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है ना. पॉट होल्स आर डेंजरस फॉर पीपल एंड कैन लीड टू एक्सीडेंट्स, जो ऐसे होल्स बने होते हैं ना बारिश, वो नाली का पानी वगैरह जाने के लिए, वो डेंजरस सिचुएशन में है, एक्सीडेंट्स का डर है. दे ऑल्सो सर्व एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो एज देयर इज अ स्टेगनेंट वाटर ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन बन गई है जहां पे मच्छर पनप सकते हैं. तो हमें एक कंप्लेन लेटर लिखना है कमिश्नर को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और द सरपंच को, ग्राम पंचायत को, ताकि इस मैटर में वो देखें कि क्या कर सकते हैं और नेसेसरी एक्शंस ले सकें. तो ये एक तरीके का फॉर्मल लेटर है. तो किस तरीके से फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है, सबसे पहले बॉडी ऑफ द लेटर, पैराग्राफ 1 में हम अपना पर्पस बताते हैं कि राइटिंग किस लिए हम लिख रहे हैं, वो इशू बताते हैं. सेकंड में हम डिटेल्स देते हैं और प्रॉब्लम्स का कॉन्सिक्वेंस बताते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो सकता है. तो जैसे जब हम पर्पस बता रहे होते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस आर इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस एज अ रिजल्ट या कंसिक्वेंटली, है ना. देन थर्ड है सजेशन देना या एक्शन के लिए बोलना. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू सजेस्ट, सेकेंडली या आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, इस तरीके से लिखा जाता है. ओके तो ऐसा एक लेटर लिखना था, तो ये मैंने सैंपल दे दिया है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे. जैसे यहाँ एड्रेस लिखेंगे, डेट टू द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर कंडीशन ऑफ द रोड, रिस्पेक्टेड सर और मैम. नाउ अब वो जो हमें पैसेजेस लिखने को कहा था, पैराग्राफ्स किस तरीके से, वो आप लिखेंगे. आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ कच्चा रोड लीडिंग टू आवर कॉलोनी. ड्यू टू heavy rains, the road was developed deep potholes, making it unsafe for pedestrian and vehicles. The problem has caused great inconvenience to residents. Then stagnant water has collected in the potholes and around, creating a breeding ground for mosquitoes and increasing the risk of disease. Consequently, daily movement has become difficult and dangerous. I request you to kindly
look into this matter and take immediate action to repair the roads and ensure proper drainage. I look forward to your prompt response. Yours sincerely, और यहाँ पे आप अपना नाम देंगे. ओके, सो इस तरीके से आप लेटर लिखेंगे. सो इस चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स, हम मतलब इस वाले चैप्टर के साथ जो हमारा फर्स्ट यूनिट था विट एंड विजडम, इसके तीनों चैप्टर्स हमने कवर कर लिए. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर 1. Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and if you want, please connect. If you want notes, please connect on